हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का F। तो ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ अ मेंबर फंक्शन, ब्रीफली डिस्कस द पर्पस ऑफ मेंबर फंक्शन इन C++ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये मेंबर फंक्शन क्या होता है और पर्पस पूछ रहा है मेंबर फंक्शन का। तो आइए देखते हैं। A member function in C++ is a function that is associated with a class or an object। member function क्या होता है? associated होता है या तो class से या फिर object से, किसी से भी, ठीक है। It is a function that operates on the class data member and provide a way to perform action or operation related to the class। मेंबर फंक्शन, मेंबर से ही आपको समझ में आ रहा है, मेंबर यानी कि किसी ग्रुप का कोई मेंबर होगा वो फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली क्या करता है मेंबर फंक्शन, क्या काम करता है? इट इज़ अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास डेटा, ठीक है। ऑपरेट्स ऑन द क्लास डेटा मेंबर, यानी कि क्लास के डेटा मेंबर पे ऑब्जेक्ट करता है, यानी कि इस पे काम करता है। एंड प्रोवाइड अ वे, और प्रोवाइड करता है एक वे परफॉर्म एक्शन करने के लिए या किसी तरह का ऑपरेशन करने के लिए उस क्लास पे, ठीक है, रिलेटेड टू द क्लास। तो सिंपल ये डेफिनेशन हो गया। अ मेंबर फंक्शन इन C++ इज फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लास और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेंबर फंक्शन किसी क्लास का भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। इट इज़ अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन द क्लास डेटा मेंबर। ये फंक्शन जो होता है ऑपरेट करता है क्लास डेटा मेंबर के ऊपर, ठीक है। एंड प्रोवाइड अ वे टू परफॉर्म एक्शन और ऑपरेशन रिलेटेड टू द क्लास, और एक क्या करता है, प्रोवाइड परफॉर्मेंस करता है, किसी तरह का कोई एक्शन हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया उस क्लास के ऊपर। मेंबर फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है मेंबर होगा, ठीक है। अब देखता है ब्रीफली डिस्कस द पर्पस ऑफ मेंबर फंक्शन। तो आइए देख लेते हैं पर्पस ऑफ मेंबर फंक्शन। देखिए एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिखा हूँ, एकदम पॉइंट में। तो देखिए पर्पस ऑफ मेंबर फंक्शन, पहला इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या? इनकैप्सुलेट डेटा एंड ऑपरेशन विद इन अ क्लास, यानी कि क्या करता है, इनकैप्सुलेट कर लेता है। मैंने बताया था कि क्या करता है इनकैप्सुलेशन, सारे डेटा को एक ऑब्जेक्ट में लेके आ जाता है, ठीक है, एक मॉड्यूल में लेके आ जाता है या एक क्लास में लेके आ जाता है। तो मेंबर फंक्शन भी वही करता है, सभी ऑब्जेक्ट को एक क्लास में लेके आता है विद इन अ क्लास, ठीक है। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड इंटरफेस एब्स्ट्रैक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यानी कि क्या कर, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ओवर, ऐसे सिंपल समझिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है ना, पीछे जितना वर्क चल रहा है ना वो सब ना दिखा के सिर्फ काम की चीज़ों को दिखाता है आपको। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब। और मेंबर फंक्शन भी वही करता है, क्या करता है, प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड इंटरफेस, यानी कि अच्छा वाला इंटरफेस हम लोग को दिखाता है और एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, यानी हटा देता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यानी कि पीछे कैसे वर्क कर रहा है वो सब नहीं दिखाएगा, जो आपके काम का है वही दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया मेंबर फंक्शन का दूसरा पर्पस। तीसरा मॉड्यूलरिटी, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल फंक्शन, ठीक है। यानी कि क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके छोटा बना देता है ताकि उसको आसानी से मैनेज कर सके। ये होता है मेंबर फंक्शन का चौथा। उसके बाद देखिए डेटा हाइडिंग, सिंपल नाम से भी समझ में आ रहा है, कंट्रोल एक्सेस टू डेटा मेंबर थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा को उसी फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए, है ना, ये काम पे लगाना। तो ये हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, जिसमें होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में दे देंगे तो सब एक्सेस कर पाएगा, है ना। प्राइवेट में दे देंगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट कर पाएगा। प्रोटेक्टेड दे पाएंगे तो उसी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही कर पाएंगे। तो वो हो गया डेटा हाइडिंग। तो यह 3-4 पॉइंट है। उसके बाद क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है, क्या करता है, डिफाइन एंड रीयूज कॉमन ऑपरेशन फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, है ना। डिफाइन और रीयूज़ कर सकते हैं कॉमन ऑपरेशन को। मान लीजिए कोई सेम कोड है, सेम ऑपरेशन है जो बार बार हो रहा है, तो उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। और ये इससे क्या होता है, रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन, है ना, ताकि आप एक ही कोड को बार बार ना लिखो। आप इसका लिखने का तरीका को बहुत सिंपल कर सकते हो, जैसे मैंने ये इनकैप्सुलेशन दिया उसके बाद लिखा है, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो
इनकैप्सुलेट डेटा एंड ऑपरेशन विद इन अ क्लास। उसके बाद क्या, ये नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो, प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड इंटरफेस एब्स्ट्रैक्टिंग इम्प्लीमेंटिंग। ऐसे लिखने के बजाय, ठीक है, ये दोनों हटा देते, इनकैप्सुलेशन मॉड्यूलेट, ऐसे डेटा हाइडिंग, डायरेक्ट ये लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिखते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, रीयूज़ कॉमन ऑपरेशन फॉर ऑब्जेक्ट और क्लास, ठीक है, रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन, ये नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते थे आप। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल पहला तो आप समझ गए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है, ये दे दिए। अब देखिए मैंने एक फिर से क्लास बनाया है रेक्टेंगल नाम का, ठीक है। तो क्लास बनाएंगे रेक्टेंगल, इसके अंदर दो मैंने प्राइवेट किया और उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डाला है, इंट लेंथ और विड्थ, ठीक है। फिर पब्लिक आया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज लेंथ एंड विड्थ। ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल देखिए कंस्ट्रक्टर है तो सेम नाम का बनेगा, तो ये मेरा क्लास अगर रेक्टेंगल है तो कंस्ट्रक्टर भी रेक्टेंगल नाम का बनेगा। और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर डाला है, इंट एल और इंट डब्ल्यू। अच्छा अब बताइए तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर, अगर मैं पूछूंगा ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है तो बता पाओगे? पिछला वीडियो अगर आप देखे होगे तो आप बता पाओगे, बताओ। यस, अगर नहीं समझ में आया तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, क्योंकि देखिए इसमें मैंने पैरामीटर डाले हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, मैंने रेक्टेंगल बनाया है। आप तो समझ गए होंगे ये लेंथ एल क्या कर रहा है, ये एल का वैल्यू को मैंने लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया है, और ये विड्थ का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू को विड्थ को इनिशियलाइज कर रहा है ना। अगर ये पिछला वीडियो देखूंगा तो आप कितना आसानी से समझ गए। चलिए मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, अब क्या कर रहे हैं, मेंबर फंक्शन बना रहे हैं। मेंबर फंक्शन मतलब क्या, जो इसके अंदर फंक्शन है, ये जो क्लास है, ये रेक्टेंगल क्लास जो है, इसके अंदर का एक फंक्शन मेंबर फंक्शन है ना। ये पूरा क्लास मेरा है, इसके अंदर का मेंबर फंक्शन ये है इंट कैलकुलेट एरिया, ये मेरे मेंबर फंक्शन का नाम है कैलकुलेट एरिया। और ये क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया नाम का। मेंबर फंक्शन मतलब ये पूरा जो क्लास है इसके अंदर का फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन का ये इसको, ठीक है। ये पूरा क्लास है, इसके अंदर का ये मेंबर फंक्शन हो गया। तो ये क्या करता है, रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ। अब देखिए मेन में आया मैंने एक रेक्टेंगल जो है, ये जो क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, माई रेक्टेंगल नाम का इसका ऑब्जेक्ट बना है। दो पैरामीटर डालेंगे ही, क्यों डालेंगे 5 और 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो बनाया वो पैरामीटर वाला बनाया है, तो हमको डालना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। तो ये मेरा माई रेक्टेंगल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। कौन से ऑब्जेक्ट का, किस क्लास का है, तो ये रेक्टेंगल क्लास का, यानी कि ये वाले क्लास का, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया माई रेक्टेंगल, उसके अंदर दो वैल्यू डाला हूँ 5 और 3। ये तो बस ये लिख दिया हूँ मैं, क्रिएट और रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया यूजिंग मेंबर फंक्शन, है ना। तो मैंने एक इंट एरिया नाम का वेरिएबल बनाया है और उसको क्या कर दिया है, माई रेक्टेंगल यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें क्या करो, कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया माई रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया। और कैलकुलेट एरिया क्या करता है पता है ना आपको, ये मेंबर फंक्शन है और ये एरिया रिटर्न करके देता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ करके रिटर्न करेगा ये। तो जैसे ही मैंने एरिया में माई रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया किया तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा और इसके अंदर जो वैल्यू है 5 और 3 वो मल्टीप्लाई हो गया होगा, है ना। यानी कि लेंथ में 5 चला गया होगा, विड्थ में 3 चला गया होगा, और 5 × 3 क्या होता है 15। तो हम लोग का इस एरिया में वैल्यू क्या आ गया है 15। अब हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, तो सी आउट एरिया, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। और ये एरिया ये वाला है, तो इसमें जो एरिया का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लास्ट में एंडर लाइन ब्रेक करने के लिए। और ये रिटर्न 0 किए, और यहाँ पे देखिए जब आउटपुट होगा तो क्या प्रिंट होगा, पहले तो ये एरिया एज इट इज़, ठीक है, फिर ये एरिया का वैल्यू, और ये एरिया का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैलकुलेट एरिया कर रहे हैं माई रेक्टेंगल का। तो ये माई रेक्टेंगल में कौन सा वैल्यू है 5 और 3 है, तो ये 5 और 3 कहाँ जाएगा, लेंथ और विड्थ में जाएगा, 5 × 3 होगा 15 होगा, और यहाँ पे आके वो एरिया 15 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल मेंबर फंक्शन। ये समझ सकते हो मेंबर फंक्शन मतलब क्या, किसी क्लास के अंदर जो फंक्शन बना है वो हो गया मेंबर फंक्शन, कोई और ज़्यादा लोड नहीं।
आप डायरेक्ट अगर ये नहीं बनाते ना, ये इसको डायरेक्ट पब्लिक में रखते हैं लेंथ और विड्थ, और डायरेक्ट ये मेंबर फंक्शन बना देते हैं कैलकुलेट एरिया, और लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेट एरिया कॉल कर देते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ये हो गया हम लोग का 1 का F नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं 1 का G नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज दिस पॉइंटर। ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो पूछ रहा है कि दिस पॉइंटर क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी, देखिएगा समझ में आएगा आप लोग को। तो आइए देखते हैं। द दिस पॉइंटर इन C++ इज़ अ स्पेशल पॉइंटर दैट पॉइंट टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। यानी कि दिस पॉइंटर जो होता है ना, वो करंट इंस्टेंस यानी कि करंट जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है राम नाम का। ठीक है, राम नहीं सॉरी, मैंने एक एप्पल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूँ ए नाम का। तो मैं उस एप्पल को क्या कर सकता हूँ ना, दिस करके ए के बराबर कर सकता हूँ कि अभी ये जो ए चल रहा है, मेरे अभी क्लास में जो ए चल रहा है, इसको इनिशियलाइज करो एप्पल से। ठीक है, तो वो हो गया, बहुत ही अच्छा है। द दिस पॉइंटर इन C++ इज़ अ स्पेशल पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, करेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, द दिस पॉइंटर इज़ यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस पॉइंटर क्या होता है, एक्सेस करने के लिए मेंबर वेरिएबल, किसी वेरिएबल को। मेंबर वेरिएबल मतलब समझ गए ना, जो उसी क्लास के अंदर होगा। क्लास के अंदर ही मेंबर होते हैं, तो उसी के अंदर मेंबर। अभी हम लोग मेंबर फंक्शन भी पढ़े थे, तो क्या था, क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन। और ये दिस पॉइंटर भी होता है एक्सेस द मेंबर वेरिएबल, यानी कि जो क्लास में है उसके वेरिएबल को या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है करंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड मेंबर वेरिएबल विद द सेम नेम। और क्या होता है, मान लीजिए एक लोकल वेरिएबल में मैंने ए नाम का बनाया है और एक मेंबर वेरिएबल मतलब एक क्लास बनाया, उसके अंदर भी एक ए है, तो उस दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई वो वाला अलग है और ये वाला ए अलग है, तो इसलिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और ये मैंने एक क्लास माई क्लास नाम का बनाया है। अब इस माई क्लास में क्या हो रहा है, ये एक पब्लिक है, उसके अंदर मैंने एक इंट डेटा नाम का वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, ये क्या है, माई क्लास इंट वैल्यू, ये कंस्ट्रक्टर है। आप तो समझ गए होंगे कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मैंने नहीं लिखा है इसमें, कमेंट नहीं दिया है। तो ये माई क्लास हो गया और इंट वैल्यू, मैंने इसके अंदर एक वैल्यू दे दिया है। और देखिए अब क्या किया है मैंने, ये जो डेटा है बाहर वाला डेटा, ये तो आउटसाइड वाला डेटा है, और ये जो डेटा है माई क्लास इंट वैल्यू वाला डेटा, ये जो वैल्यू है ये तो इस क्लास का है, यानी कि ये मेंबर वाला हो गया और ये आउटसाइडर हो गया है। तो मैंने क्या किया है, दिस डेटा यानी कि इसका जो डेटा है इक्वल टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू के बराबर कर दिया है। दिस इज़ यूज टू एक्सेस मेंबर वेरिएबल्स, है ना, यानी कि ये जो डेटा है ये वैल्यू के बराबर है। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये जो दिस है ना, ये इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको यूज़ करना ही है। जैसा अभी तक हम लोग देख रहे थे, हम लोग डेटा को डायरेक्ट वैल्यू के बराबर कर दे रहे थे, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करो ही। लेकिन मान लीजिए कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे भी मान लीजिए डेटा है और यहाँ पे भी डेटा ही होता है वैल्यू की जगह, तो अब तक कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कि ये डेटा कौन सा है और मेंबर वाला डेटा कौन सा है। तब हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, यानी कि दिस डेटा यानी कि ये वाला जो डेटा वो वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग बना दिए, दिस का यूज़ कर दिए। अब करेंगे मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले डेटा। फिर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया है वॉइड डिस्प्ले डेटा नाम का, और इसके अंदर मैंने सी आउट कर दिया डेटा और उसके अंदर दिस का डेटा यानी कि ये वाला डेटा, और फिर एंडल। दिस इज़ ऑप्शनल बट यूज़ फॉर क्लैरिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप दिस नहीं लिख के डायरेक्ट डेटा भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेटा भी लिखते तो भी वही प्रिंट होता, और अगर दिस डेटा लिखते तो भी वही प्रिंट होगा। लास्ट में मैंने मेन बनाया है, उसके अंदर फिर ये जो मैंने माई क्लास बनाया था
इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ ऑब्जेक्ट 1, और इसके अंदर एक वेरिएबल भी डाला हूँ पैरामीटर 42 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक जो इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर एक वैल्यू डाला हूँ, तो एक 42 बनाया हूँ। उसके बाद इसको डिस्प्ले कर दिया हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले डेटा, ये वाला फंक्शन कॉल किया है। ये डिस्प्ले डेटा क्या करता है, पहले तो ये डेटा को प्रिंट करेगा एज इट, तो देखिए डेटा प्रिंट हुआ है ना। उसके बाद क्या करेगा, दिस डेटा को प्रिंट कर देगा, यानी कि दिस डेटा यानी कि ये वाला डेटा यानी कि वैल्यू, और वैल्यू में क्या है 42 है, तो 42 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये सब ना कमेंट है, इसको आप हटा दीजिए, हटा दोगे तो कोड देखिए सिंपल इतना है कि नहीं। तो कमेंट मैं लिखा हूँ, इससे आप ये नहीं घबरा मत जाइए, कमेंट का यूज़ नहीं है कुछ, वो तो मैं आपको बताने के लिए लिखा हूँ। आप एग्ज़ाम में लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। तो देखिए इस तरह से मैंने दिस का यूज़ किया हूँ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे भी डेटा ही होता, अब हम लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है ना कि ये डेटा कौन सा है और ये वाला डेटा कौन सा है, नेम सेम हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या है दिस डेटा का मतलब समझ रहे हो, ये वाला डेटा कौन सा, माई क्लास के अंदर वाला डेटा है ना। क्या बोला था यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में, इज टू करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास और ऑफ, यानी कि करेंट इंस्टेंस यानी कि हम लोग का करेंट इंस्टेंस क्या है, ये है डेटा। तो ये दिस डेटा का मतलब ये वाला डेटा, ये दिस डेटा का मतलब ये वाला डेटा, और ये जो डेटा है ये तो बाहर वाला है। आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, यानी कि डेटा इक्वल टू 42। सिंपल एग्जाम्पल था। ये जो एग्जाम्पल सब है ना, ये सब काफ़ी मैंने बहुत ही सिंपल ढूंढ के लाया हूँ, वरना आप देखने जाओगे तो एकदम 3 पेज का 4 पेज का कोड रहता है, एकदम भयानक वाला। इसलिए मैं सिंपल बताया हूँ, आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसा ही लिख के आइएगा। और एक बात, मान लीजिए आप लोग अभी तो देख के लिख सकते हो ये वाला अगर लिखना है तो, पर अब मान लीजिए आपको लिखने का नहीं है, आप चाहते हो आपके पास टाइम नहीं है या मन नहीं है, तो आप ये डायरेक्ट PDF भी ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट PDF है। तो ये वाला PDF ना आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और बोल दीजिएगा BCS 31 का दिसंबर 2022 वाला सॉल्यूशन PDF चाहिए। ठीक है, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन ये जो PDF है ना, ये फ्री PDF नहीं है, ये पेड PDF है, तो आपको इसको परचेज़ करना होगा। मैं वहाँ आपको बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये वाला PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ये तो उन लोगों के लिए जो खरीद नहीं सकते, और जो यहाँ पे देख के लिख सकते हैं वो तो लिखिए आप आराम से बैठ के। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का H। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक मेंबर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। डेटा मेंबर का तो मतलब समझ गए होंगे कि मेंबर के अंदर जो डेटा होता है वो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है वो समझते आइए। स्टैटिक डेटा मेंबर आर क्लास मेंबर दैट आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो क्या होता है स्टैटिक डेटा मेंबर, क्या होता है, एक क्लास मेंबर होता है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, दैट डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, यानी कि जिस क्लास मेंबर के भी आगे हम लोग स्टैटिक लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, स्टैटिक डेटा मेंबर हो जाता है। ठीक है, और स्टैटिक मेंबर हैज़ अ सर्टन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज। ठीक है, ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 5 मार्क्स का है, इतना लिखोगे मिल जाएगा आपको मॉक नंबर। ठीक है, तो देखिए ओनली 1 कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज़ क्रिएटेड फॉर द इंटायर क्लास एंड इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। यानी कि स्टैटिक का मतलब है ना कि सिर्फ एक ही क्लास बनेगा, मतलब एक ही मेंबर बनेगा उसका। स्टैटिक मतलब उसको आप 10 जगह नहीं बना सकते, अलग अलग उसका कॉपी नहीं बना सकते। अगर आपने स्टैटिक लगा दिया है किसी मेंबर के आगे तो वो उस पूरे क्लास में एक ही रहेगा। वही है, ओनली 1 कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज़ क्रिएटेड फॉर द इंटायर क्लास। ठीक है, पूरे क्लास के लिए एक ही स्टैटिक रहेगा उस नाम का, एंड इज़ शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, और वही वाला पूरे क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके द्वारा शेयर होगा, चाहे नो मैटर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। वो नहीं दिखेगा कि कितना ऑब्जेक्ट्स है, सारे ऑब्जेक्ट्स में वो एक ही शेयर होगा और वो एक ही कॉपी होगा। ठीक है, 10 नहीं बना सकते आप स्टैटिक नाम का, सेम नाम का। ठीक है, दूसरा देखिए, इट इज़ इनिशलाइज बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, इवन बिफोर द मेन स्टार्ट, यानी कि जो स्टैटिक मेंबर है ना ये सबसे ऊपर होगा,
यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले, यानी जब आप कोड शुरू करते हो ना, तो मेन से भी पहले हम लोग को एक क्या बोलते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशलाइज कर देना होगा कि हाँ ये स्टैटिक डेटा मेंबर है। और अब ये जो स्टैटिक है ना, ये पूरे कोड में कितने भी ऑब्जेक्ट है सब में यूज़ हो सकता है। तो वही है, इट इज़ इनिशलाइज बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनने उससे पहले इनिशलाइज होगा, इवन बिफोर द मेन स्टार्ट, यानी कि मेन जो फंक्शन होता है उससे पहले भी, यानी सबसे ऊपर। वो जो लिखते हो ना इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग, उसके बाद जस्ट स्टैटिक डेटा मेमो जो आपको बनाना है वो बना दीजिए। उसके बाद इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज़ द इंटायर प्रोग्राम। ये जो विजिबल होता है ये तो क्लास के अंदर ही विजिबल होता है, लेकिन ये पूरे इसका जो प्रोग्राम होता है ये लाइफ टाइम इसका पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है, यानी कि कहीं से भी एक्सेस हो सकता है ये। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में। तो ये हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर और उसका कैरेक्टरिस्टिक। 5 मार्क्स का है, आप इतना लिखोगे ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का एच। इसमें मैंने बता दिया 1 का एफ, जी और एच। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में कम से कम सभी वीडियो पे आप अपने जिम्मेदारी के हिसाब से एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक कमेंट। ठीक है, कमेंट वमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, मतलब समझ आता होगा वीडियो तो कर दिया कीजिए ना लाइक, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।